हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ब्लू पेंसिल के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप। अगर मैं बात करता हूँ नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की, तो अगर पूरे विश्व के रेस्पेक्ट में इसकी बात करूं तो ये है अपने विश्व के पश्चिम की ओर उपस्थित महाद्वीप। और अगर मैं बात करता हूँ इसके चारों तरफ जो भी जल राशि है या जो भी वाटर बॉडीज है, अगर मैं उनकी बात करता हूँ तो इसके पूर्व की तरफ उपस्थित है अटलांटिक महासागर। आप देख सकते हो नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका और ये यूरोप। इनके बीच में जो ये बड़ी सी वाटर बॉडी है या बड़ा सा जो जल राशि है जिसे अपन बोलते हैं अटलांटिक महासागर, आप देख सकते हो इसको, ये इस तरह से कुछ दिखाई देता है। अब मैं बात करता हूँ इसके पश्चिम की ओर उपस्थित या वेस्ट के साइड उपस्थित एक महासागर जिसका नाम है पैसिफिक ओशन या प्रशांत महासागर। तो ये हो गई प्रशांत महासागर की बात। अगर मैं बात करता हूँ इसके उत्तर की ओर उपस्थित महासागर की, तो उसे अपन बोलते हैं आर्कटिक ओशन या आर्कटिक महासागर। आप ये भी देख सकते हो, ये जो अलास्का है और ये जो कनाडा है, इसके ऊपर एक छोटा सा सागर भी है जो इन दोनों की बॉर्डर को छूता है, जिससे हम बोलते हैं बियोफार्ड सागर या बियोफार्ड सी। अब मैं बात करता हूँ अगर कनाडा के अंदर जो एक कैनेडियन शील्ड है, ये वाला जो एरिया इसे अपन कैनेडियन शील्ड बोलते हैं। यहाँ पे एक खाड़ी है जिसे हम बोलते हैं हडसन की खाड़ी या हडसन बे। अब मैं बात करता हूँ ये जो कनाडा है और ग्रीनलैंड के बीच में जो ये एरिया है, यहाँ पे एक खाड़ी है जिसका नाम है बफिन बे या बफिन की खाड़ी। और ये जो कॉर्नर पे आपको एक सागर दिख रहा होगा जिसे हम बोलते हैं लेब्राडोर सी। तो ये तो हो गई इनके आसपास जो भी जल राशि है उनका नाम। अगर मैं बात करता हूँ नॉर्थ अमेरिका के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज है, तो हम उसको तीन भागों के अंदर बांट सकते हैं। पहला भाग हो जाएगा जो ये मेनलैंड अफ्रीका है, इसमें जो कंट्री है जैसे कनाडा है, यूएसए, मेक्सिको, ये वाली हो जाएगी। अगर मैं बात करता हूँ दूसरा पार्ट, तो ये जो सेंट्रल अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में कुछ कंट्रीज जिन्हें अपन बोलते हैं सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज या मध्य अमेरिकी देश, तो दूसरा भाग हो जाएगा ये। अब कुछ कंट्रीज ऐसी है जो ये अपने अटलांटिक ओशन और नॉर्थ पैसिफिक ओशन के अंदर उपस्थित है। तो ये वाला जो एरिया आप देख पा रहे हो, जैसे अपने क्यूबा वाला है, डोमिनिकन रिपब्लिक है, तो ये अपने हो जाएंगे आइलैंड ग्रुप वाली कंट्रीज। अब वन बाय वन इनकी अगर मैं बात करता हूँ, तो अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले मुख्य भूभाग या मेनलैंड वाली कंट्रीज, तो जो पहली कंट्रीज है जिसे अपन बोलते हैं कनाडा, तो ये वाला जो एरिया पूरा है ये अपन ने बताया था हडसन बे है। ये जो कनाडा वाला एरिया है ये है पहली कंट्री इसकी। कनाडा को पहले, कनाडा के ऊपर आप ऐसे मान सकते हो ब्रिटिश यूके का मतलब ऐसे राज था, और इसीलिए पहले कनाडा को ब्रिटिश कोलंबिया भी बोल देता है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करता हूँ दूसरी कंट्रीज जो बाइडन वाले, जिसे अपन बोलते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो ये कंट्री, ये वाला पार्ट और कनाडा का ये साइड वाला पार्ट, ये भी यूएसए के अंडर है। और जो ये वाला पार्ट है इसे अपन बोलते हैं अलास्का। ये जो अलास्का वाला पार्ट आप देख रहे हो, ये पहले यूएसए का नहीं था, ये पहले रशिया का पार्ट था, लेकिन रशिया ने ये यूएसए को सेल कर दिया था या बेच दिया था। लेकिन जब अब पता चला यहाँ पे बहुत ज्यादा गोल्ड रिजर्व है, ऑयल रिजर्व है, तो ये यूएसए के लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल बन गया है अब। अगर मैं बात करता हूँ तीसरी कंट्री, तो वो है मेक्सिको। मेक्सिको वैसे आपने कई बार नाम सुना होगा कि ड्रग्स के लिए बहुत फेमस कंट्री है। यहाँ से मतलब ड्रग्स का मतलब जो ऐसा वाल मान सकते हो सेलिंग बहुत ज्यादा होती है। और इसी वजह से जो यूनाइटेड स्टेट के पहले के जो प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, वो इनके बीच में एक बहुत बड़ी दीवार भी बनाना चाहते थे। और जो चौथी कंट्री है वो है ग्रीनलैंड। वैसे ग्रीनलैंड कोई कंट्री नहीं है, ये डेनमार्क के अंडर ही एक स्वतंत्र प्रदेश है, ऑटोनोमस रीजन है, आप ऐसे मान सकते हो। तो ये तो हो गई मेनलैंड वाली कंट्रीज। अब मैं बात करता हूँ कुछ सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज जो ये बीच में है, उनकी अगर मैं बात करता हूँ, तो जो सबसे पहले जो कंट्री आ जाएगी वो है गुएतमाला। इसका बस आपको नाम याद रहे तो सही, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले जो कंट्री हो जाएगी वो हो जाएगी गुएतमाला। गुएतमाला के जस्ट पास में जो कंट्री है वो हो जाएगी बेलीज। जो ये वाला एरिया वो है बेलीज। अगर मैं तीसरी कंट्री की बात करता हूँ तो ये हो जाएगी एल सेल्वाडोर। ये वाली जो कंट्री एल सेल्वाडोर है। और ये जो चौथी कंट्री एल सेल्वाडोर और गुएतमाला के जस्ट नीचे, वो है होंडुरस कंट्री। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट कंट्री की, तो ये हो जाएगी निकारागुआ। जो ये आपको ये दिख रहा होगा, ये निकारागुआ कंट्री है। और जो अगला देश है वो है कोस्टा रिका। ये वाला जो निकारागुआ के जस्ट नीचे है वो कंट्री कौन सी हो जाएगी? कोस्टा रिका। अगली जो कंट्री है ये वाली आप देख सकते हो, उसे अपन बोलते हैं पनामा। आपने नाम सुना होगा पनामा नहर या पनामा कैनाल। वो इन
इसको मतलब पूरा काट के ही बनाई गई है। तो ये कंट्री हो जाएगी पनामा, और पनामा से जस्ट नीचे फिर साउथ अमेरिका स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हो गई मध्य अमेरिका वाले देश। अब मैं बात करता हूँ जो द्वीप समूह है। अभी देखो मैंने बताया था ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, ये पनामा, इसके जस्ट इस साइड में कुछ ये आप देख रहे होंगे छोटे छोटे द्वीप वाले कंट्रीज है, उनकी अगर मैं बात करता हूँ तो वो भी बता देता हूँ। तो देखो ये जो पहला चंक है, पहला ये जो ग्रुप है, इससे हम बोलते हैं इधर वाला ग्रेटर एंटिलेस। अब ग्रेटर एंटिलेस के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज है, देखो ये जो क्यूबा है जिसकी कैपिटल हवाना है, हवाना सिंड्रोम का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। क्यूबा है, हैती है, पोर्टो रिको है, ये बहामास है, यहाँ पे जो बरमूडा है, ये जो भी कंट्रीज है सब ग्रेटर एंटिलेस के अंदर आती है। और जो अगला ग्रुप है जिससे अपन बोलते हैं लोअर एंटिलेस, यहाँ पे डोमिनिका आ जाएगा, ग्रेनेडा है, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, ये वाली कंट्री सारी किसके अंदर आती है, लोअर एंटिलेस। अब आप देख सकते हो जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज है और जो ये अपने आइलैंड वाली कंट्रीज है या द्वीप समूह वाली कंट्रीज है, इनके बीच में जो जो जलराशि है इसे हम क्या बोलते हैं, कैरेबियन सी। और जो ये मेक्सिको का एरिया जो कवर कर रखा है यहाँ पे, इसे हम क्या बोलते हैं, गल्फ ऑफ मेक्सिको। तो ये हो गई आइलैंड ग्रुप वाली कंट्रीज। अब मैं बात करता हूँ नॉर्थ अमेरिका के फिजिकल डिवीजन या भौतिक विभाजन की। तो बेसिकली हम इसको 5 भागों में बांटते हैं। एक तो देखो ये वाला जो एरिया है आप देख सकते हो, इसे हम बोलते हैं वेस्टर्न कार्डिलेरा या पश्चिम कार्डिलेरा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब ये कार्डिलेरा क्या होता है, देखो यहाँ पे बहुत सारी पर्वत श्रेणियां जैसे रॉकी है, मैंकेजी है, अलास्का है, कोस्टल है, अपने कोस्टल माउंटेन्स है, सियारा नेवेदा है, ये जो अलग अलग पर्वत श्रेणियां जो अलग काल में बनी हुई है, इन सब का जो समूह है इसे हम क्या बोलते हैं, कार्डिलेरा। और नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न साइड में होने के कारण इसे अपन क्या बोलते हैं, वेस्टर्न कार्डिलेरा। तो पहला रीजन तो हो जाएगा ये जो माउंटेन्स रेंज वाला। देखो दूसरा पार्ट है वो हो जाएगा अपने ग्रेट प्लेन्स, यानी जो ग्रेट मैदान। इसके जस्ट साइड में बहुत बड़े बड़े मैदान है, जो कोलोराडो, यहाँ पे जो भी नदियां हैं उनके द्वारा बनाया गया है मैदान, जो दूसरा भाग हो जाएगा। अगर मैं तीसरे भाग की बात करता हूँ तो वो हो जाएगी कैनेडियन सील्ड। सील्ड क्या, ये भी एक पठारी भाग है। सील्ड ऐसे ऐसे भूभाग को बोलते हैं जो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, मतलब बहुत ज्यादा स्थायी है, वहां पे भूकंप भूकंप बहुत कम आने के चांस होते हैं। तो ये जो तीसरा वाला पार्ट है वो है कैनेडियन सील्ड। अगर मैं बात करता हूँ चौथा एरिया जो है अपने अल्पेशियन पर्वत, ये वाला जो एरिया यहाँ पे अल्पेशियन माउंटेन है, तो ये हो जाएगा चौथा भाग। और जो पीछे बचा हुआ भाग है वो हो जाएगा अपने यहाँ पे जो कोस्टल प्लेन, जो तटवर्ती इलाके हैं, ये वाला एरिया है। यहाँ पे जो किनारे वाले इलाके हैं सारे क्या हो जाएंगे, तटवर्ती मैदान। तो ये 5 भौतिक विभाजन है जिसमें से हम आज एक तो पश्चिम कार्डिलेरा और एल्पेशियन माउंटेन के बारे में बात करेंगे, और जो भी इसके पठार है उनके बारे में बात करेंगे। अगर मैं बात करता हूँ पश्चिम कार्डिलेरा की, तो आप ये वाला जो पूरा एरिया है वो है पश्चिम कार्डिलेरा। आप देख सकते हो ये अपने अलास्का से लेके मेक्सिको तक फैला हुआ पूरा जो पर्वत श्रेणियों का समूह है। अगर मैं बात करता हूँ इसके अंदर जो जो श्रेणियां हैं उनकी बात करता हूँ, तो जो पहली श्रेणी है जो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है अलास्का रेंज। जो अलास्का रेंज है वो अपने कौन से राज्य में स्थित है, अलास्का जो यूएसए के अंडर ही आता है। और अगर मैं इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करता हूँ जो यहाँ पे है, उसका नाम है देनाली। देनाली को ही अपन क्या बोलते हैं, माउंट मैंकिले बोलते हैं। तो ये हो गई अलास्का श्रेणी की बात। अगर मैं बात करता हूँ अगली श्रेणी जिससे हम बोलते हैं ब्रुस्क रेंज या ब्रुस्क पर्वत, ये भी अपने अलास्का के अंदर ही है। तो देखो ये वाला एरिया कौन सा हो जाएगा, ब्रुक्स पर्वत हो जाएगा, और ये अलास्का के अंदर ही है। अगर मैं बात करता हूँ इसके सबसे टॉप मोस्ट पीक की, तो वो है माउंट स्टो। तो ये माउंट स्टो का ही यहीं पे है। तो ये हो गया ब्रुक्स पर्वत। अब मैं बात करता हूँ कुछ और पर्वतमाला या और पर्वत श्रेणियों की। तो अगली जो पर्वत श्रेणी है वो जो यहाँ पे है उसे बोलते हैं मैंकेजी श्रेणी। ये जो मैंकेजी श्रेणी है ये अपने आपको बताया था ये कनाडा के अंदर है, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट कील, जो यहाँ कहीं पे है माउंट कील। तो अलास्का, ब्रुक्स पर्वत और मैंकेजी 3 श्रेणियां मैंने आपको बता दी है। अगली जो श्रेणी है जो मोस्ट इंपोर्टेंट श्रेणी है, जो विश्व की दूसरी सबसे लंबी है, सेकेंड लॉन्गेस्ट है, वो है रॉकी माउंटेन्स। अगर मैं बात करता हूँ रॉकी माउंटेन्स की, तो देखो ये अपने कनाडा और यूएसए दोनों के अंदर फैली हुई है, और ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला है। और अगर मैं इसके टॉप पीक की बात करता हूँ तो जो यहाँ पे है उसका नाम है माउंट एल्बर्ट। अब मैं इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट आपको पॉइंट बता देता हूँ। ये जो रॉकी पर्वतमाला है, जो नॉर्थ अमेरिका की मोस्टली जो नदियां हैं, यहाँ पे देखो
कोलंबिया रिवर बहती है, यहाँ पे जो कोलोराडो रिवर है जो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया या कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है, ये जो दोनों नदियां हैं वो इन्हीं से निकलती है, और बहुत सारी छोटी मोटी नदियां हैं वो रॉकी पर्वतमाला से ही निकलती है। तो कुछ प्रमुख नदियां जैसे कोलंबिया और कोलोराडो यहीं से निकलती है। और यहाँ पे जो रॉकी पर्वतमाला है ये अपने यहाँ पे बहुत सारे खनिजों के भंडार या मिनरल डिपॉजिट भी पाए जाते हैं। मुख्य रूप से ये जो तांबे के जो भंडार है वो रॉकी माउंटेन्स के अंदर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो जो मिनरल का डिपॉजिट है वो भी यहीं पे है। अब मैं बात करता हूँ कुछ और पर्वतमालाओं की, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगली जो माउंटेन रेंज है जिसे अपन बोलते हैं कैस्केड रेंज, जो रॉकी माउंटेन के जस्ट वेस्ट साइड में उपस्थित ये वाली जो रेंज है इसे अपन बोलते हैं कैस्केड रेंज। और ये अपने कनाडा और यूएसए दोनों की बॉर्डर को क्या करती है, शेयर करती है, दोनों में ही ये स्थित है। अगर मैं बात करता हूँ इसके टॉप पीक की, तो जिसका नाम है माउंट रेनियर, ये एक ज्वालामुखी है। आपने सुना होगा हुड, रेनियर, शास्ता, ये तीनों ही यहीं पे ज्वालामुखी पर्वत यहीं पे स्थित है। अब मैं बात करता हूँ कोस्टल रेंज की। तो देखो जो कोस्टल रेंज है ये अपने कोस्ट एरिया पे उपस्थित तटीय पर्वतमाला जिसे अपन बोलते हैं, यहाँ पे स्थित पर्वतमाला है जो कनाडा, यहाँ पे जो यूएसए और मेक्सिको तीनों देशों के अंदर उपस्थित है। और अगर मैं बात करता हूँ इनके टॉप पीक की, तो वो हो जाएगा माउंट लोगान। तो ये भी अपन को ध्यान रखना है। अब अगली पर्वतमाला जो है उसका नाम है सियरा नेवेदा। आप देख सकते हो जो ये वाला यहाँ पे एरिया है इसको अपन बोलते हैं सियरा नेवेदा, ये यूएसए के अंदर उपस्थित है। और अगर मैं सियरा नेवेदा की बात करता हूँ तो ये दुनिया का सबसे बड़ा खंड पर्वत जिसे अपन ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। जैसे इंडिया के अंदर अपने है ना सतपुड़ा है, ये जो पहाड़ियां हैं महाकाल पर्वत, ये खंड पर्वत का ही एक टाइप है। तो जो सियरा नेवेदा दुनिया का सबसे बड़ा खंड पर्वत है, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसे हम बोल सकते हैं माउंट विटनी। तो जो माउंट विटनी है इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। अब देखो कुछ एक दो पर्वतमालाएं और बची, उनके बारे में भी आपको बता देता हूँ। अगली जो पर्वतमाला है जो मेक्सिको के अंदर है, आप देख सकते हो ये वाला जो एरिया है मेक्सिको का, इसका नाम है सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल। तो ये वाला जो एरिया है उसे अपन जो पर्वतमाला है उसे हम बोलते हैं सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल। यहाँ पे भी एक और रेंज है जिसे हम बोलते हैं सियरा माद्रे ओरिएंटल। देखो ये तो क्या हो जाएगी सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, ये हो जाएगी सियरा माद्रे ओरिएंटल। अब ये जो दोनों पर्वतमालाएं जब मिलती है तो इसका नाम हो जाता है सियरा माद्रे डेल सूर। आप देख सकते हो सियरा माद्रे डेल सूर, ये दोनों यहाँ पे मिल जाती है, यहाँ पे गांठ बनती है, फिर ये आगे की ओर जो चलती है उसे हम बोलते हैं सियरा माद्रे डेल सूर। आपको बस इनके नाम ध्यान रखने हैं। और अगर मैं बात करता हूँ इनके लोकेशन की, तो ये जो कंट्रीज है सारी मेक्सिको के अंदर ही है। तो ये तो हो गई जो प्रमुख कार्डिलेरा है, जो वेस्टर्न कार्डिलेरा की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनकी। अब मैं बात करता हूँ अगली पर्वतमाला जिसको अपन बोलते हैं एप्लेचियन या अल्पेशियन पर्वत बोलते हैं। अगर मैं बात करता हूँ अल्पेशियन पर्वत, तो ये हमें जो नॉर्थ अमेरिका है उसके अपन पूर्वी साइड में उपस्थित है, और जो इनकी कंट्री का नाम है वो है यूएसए। तो यूएसए के अंदर ये अल्पेशियन पर्वतमाला का बहुत ज्यादा महत्व है, ये अपन को ध्यान रखना है। अगर मैं बात करता हूँ इसके सबसे ऊंची चोटी, तो वो कौन सी हो जाएगी, माउंट मिसेल हो जाएगी। और जो ये अल्पेशियन पर्वतमाला है यूएसए के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा कोल के डिपॉजिट जो कोल है या कोयला है वो भी बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाला, जिसे अपन एंथ्रासाइट बोल सकते हैं, उनका भंडार है। तो हम बोल सकते हैं ये अपने यूएसए के लिए एनर्जी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एल्पेशियन पर्वतमाला से भी बहुत सारी नदियां निकलती है, और जब ये नदियां अपने पैसिफिक अटलांटिक महासागर की तरफ जाती है तो बहुत सारे छोटे छोटे जलप्रपात बनाती है। तो ये छोटे छोटे जलप्रपात बनाती है, और वहां पे उन्होंने मतलब बहुत ज्यादा ऐसा हाइड्रो पावर प्लांट या जल संयंत्र लगा रखे हैं। तो यहाँ से हाइड्रो एनर्जी भी मिलती है, और कोल का बहुत ज्यादा भंडार होने से हम बोल सकते हैं कुल मिला के ये जो अल्पेशियन पर्वत है यूएसए के लिए अगर ऊर्जा की सुरक्षा की दृष्टि से क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कोयले का भंडार भी यहीं पे है, और जो वाटरफॉल लाइन है वो भी यहीं पे है। अब एक बात और बता देता हूँ, जब ये अल्पेशियन पर्वतमाला कटती फटती है तो ये अपने साथ बहुत सारी मिट्टी लेके जाती है। तो ये मिट्टी जब यहाँ पे जमा होती है तो यहाँ पे एक पठार बन चुका है जिसका नाम है पिंडमोंट का पठार। आप देख सकते हो ये पिंडमोंट का पठार कुछ इस तरीके से है। ये जो माउंटेन है, ये पर्वत है, यहाँ से बहुत सारी मिट्टी कट चुकी है, और इससे एक पिंडमोंट का क्या बन चुका है, पठार बन चुका है। अगर मैं बात करता हूँ नॉर्थ अमेरिका के प्रमुख पठार की, तो जो सबसे पहला पठार है जिसे अपन बोलते हैं कोलंबिया का पठार। तो अगर मैं बात करता हूँ कोलंबिया का पठार,
तो देखो ये जो कोलंबिया का पठार है, अपने जो तटीय श्रेणी जिसे अपन बोलते हैं कोस्ट रेंज और रॉकी पर्वतमाला के बीच में ये वाला जो पठार है इसे अपन बोलते हैं कोलंबिया का पठार। इसे हम कोलंबिया का पठार इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ तो एक तो कोलंबिया नदी बहती है और दूसरा जो कनाडा है उसे हम पहले ब्रिटिश कोलंबिया भी बोलते थे, इसी कारण इसे अपन बोलते हैं कोलंबिया का पठार। तो ये अपने कोलंबिया का जो पठार हो गया अपने कोस्ट रेंज और रॉकी माउंटेन्स यानी तटीय और रॉकी पर्वतमाला के बीच में हो गया। और दूसरी बात, ये जो पर्वतमाला है मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, यहाँ पे जो पैसिफिक प्लेट है प्रशांत महासागरीय प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट आपस में क्या कर रही है, टकरा रही है। तो यहाँ पे ज्वालामुखी भी बहुत है। तो ये जो पठार है ये अपने जो ज्वालामुखी का लावा उसके जमने से ही बना है। और ज्वालामुखी के लावा के जमने से जो मिट्टी बनती है वो हमेशा किस प्रकार की होती है, काली मिट्टी होती है। और यहाँ पे जो ये जो काली मिट्टी है, यहाँ पे जो कृषि होती है उसे हम बोलते हैं सूटकेस कृषि बोलते हैं। और ये केवल गर्मियों में की जाती है क्योंकि सर्दियों के अंदर ये अपना जो ये वाला पार्ट है अपने उत्तरी ध्रुव के पास होने से बहुत ज्यादा ठंड होती है, इसलिए सर्दियों में हमेशा यहाँ पे बर्फ जमी रहती है। लेकिन गर्मियां जब भी होती है तो यहाँ पे जब थोड़ी बहुत जो कृषि की जाती है उसे अपन बोलते हैं सूटकेस कृषि। और जो कोलंबिया रिवर है जो यहीं से अपने क्या होती है, उद्गम होता है, यहीं से अपने वो निकलती है। तो पहला पठार हो गया अपने कोलंबिया का पठार। अगर मैं बात करता हूँ अगले पठार की तो वो कौन सा हो जाएगा, अपने यहाँ पे एक पठार है छोटा सा जिसका नाम है ग्रेट बेसिन का पठार। आप देख सकते हो ये वाला जो पठार है रॉकी पर्वतमाला और जो ये भाग है जिसे अपन बोलते हैं सियरा नेवेदा, इन दोनों के बीच में एक पठार है जिसे अपन बोलते हैं ग्रेट बेसिन का पठार बोलते हैं। ये जो ग्रेट बेसिन का पठार है यहाँ पे बहुत ज्यादा शुष्क या ड्राई कंडीशंस पाई जाती है। इसी वजह से यहाँ पे ड्राई कंडीशन होने की वजह से यहाँ पे बहुत सारी लवणीय झीलें पाई जाती है जिसे अपन बोलते हैं सॉल्ट लेक्स पाई जाती है। और उसी प्रकार की सॉल्ट लेक में से एक का नाम है ग्रेट सॉल्ट लेक। आप देख सकते हो ये जो पिक्चर दिख रही है ये ग्रेट सॉल्ट लेक की है, जो बहुत ज्यादा मतलब जिसकी इसमें खारापन बहुत ज्यादा है। अगर मैं बात करता हूँ कुछ और पॉइंट के तो यहाँ पे एक अपने नॉर्थ अमेरिका का सबसे नीचा बिंदु भी है जिसे अपन बोलते हैं मृत घाटी या डेथ वैली। अगर मैं इसकी पिक दिखाऊं तो आपने कई बार देखा होगा ये जो जो मतलब फोटो है, ये जो एरिया है वो हमें वो मृत घाटी का ही है जो कई मूवी में भी दिखाया गया है। तो ये हो गई अपने ग्रेट बेसिन पठार की बात। अब मैं बात करता हूँ अगले पठार की जिसे अपन बोलते हैं कोलोराडो का पठार। अब ये कोलोराडो का पठार किन माउंटेन्स के बीच में, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये जो वाला एरिया है ये किन्हीं माउंटेन के बीच में नहीं, बहुत छोटे छोटे माउंटेन्स है उनके बीच में, या बहुत छोटे छोटे पर्वत बोल सकते हो, उनके बीच में छोटा मोटा एक पठार जिसे अपन बोलते हैं कोलोराडो का पठार। इसे कोलोराडो का पठार आप देख सकते हो, ये इसकी लोकेशन ये वाली है। और इसे कोलोराडो का पठार इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम ही क्या है, कोलोराडो है। अगर मैं बात करता हूँ इसके अंदर बहने वाली कोलोराडो नदी की, तो कोलोराडो नदी की तुलना आप चंबल नदी से कर सकते हो जो राजस्थान के अंदर एमपी के अंदर जो बहती है और यूपी के अंदर जाके यमुना में मिलती है, उससे मैं उससे तुलना कर सकता हूँ। जब भी ये कोलोराडो पठार के अंदर बहती है तो ये इसको पूरा काट पीट देती है और काट पीट देने से यहाँ पे क्या बनते हैं, अपने बीहड़ बनते हैं। तो यहाँ पे कोलोराडो रिवर है जो नदी है बीहड़ के लिए भी क्या है, बहुत ज्यादा फेमस है। और इन्हीं बीहड़ में से इसी नदी के कटने से यहाँ पे एक बहुत बड़ी आप जो गोर्ज बना है आप ऐसे बोल सकते हो, या बहुत बड़ी घाटी बनी है जिसे अपन बोलते हैं ग्रैंड कैनियन घाटी। अब मैं इसकी आपको पिक्चर भी दिखा देता हूँ, फोटो भी दिखा देता हूँ। आपने ये वाली देखी होगी पिक्चर कई बार। देखो ये वाला आपने क्या है, ग्रैंड कैनियन घाटी या वैली है, इसमें ये कोलोराडो क्या कर रही है, रिवर बह रही है। अब मैं बात करता हूँ कुछ और पठारों की, तो अगला जो पठार है उसका नाम है मेक्सिको का पठार। अभी मेक्सिको का पठार कहाँ है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये जो पर्वतमाला मैंने बताया था कौन सी है, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, और ये वाली कौन सी हो जाएगी, सियरा माद्रे ओरिएंटल। इन दोनों के बीच में ये जो एरिया है आप देख सकते हो, ये वाला जो एरिया, इससे अपन बोलते हैं मेक्सिको का पठार बोलते हैं। देखो ये किसके बीच में हो जाएगी, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और सियरा माद्रे ओरिएंटल के बीच में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ जो पठार है चांदी की खान के लिए बहुत फेमस है। वैसे मेक्सिको हमेशा ड्रग सप्लाई करता है लेकिन ये वाला जो एरिया है ये अपने चांदी की खान के लिए फेमस है। यहाँ पे एक फेमस चांदी की खान भी है जिसे अपन बोलते हैं चिन हुआ हुआ। इसकी पिक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो कुछ जो अपने माइनर्स हैं ये अपने चांदी की माइनिंग कर रहे हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग अस।